हेलो छात्रों, कल हमने वर्ण एवं वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन का परिचय जाना था और स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। तो एक वर्गीकरण पार्ट 1 के वीडियो में आप सबने जाना था। आज इस सेकंड पार्ट में स्वरों का जो बाकी वर्गीकरण जो शेष था उसकी जानकारी हम सब आज करेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले कल जो हमने जानकारी की थी वो थी मात्रा के आधार पर। वर्गीकरण का दूसरा आधार है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत और संवृत तीन प्रकार के आधार हैं। तीन प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विव्रत की। विव्रत जिसका अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्णतया खुला रहता है वे विव्रत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ण है आ और दूसरा है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ। अर्धविव्रत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह हमारा आधा खुला होता है वो अर्धविव्रत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दो वर्ण होते हैं, आए, आओ, और तीसरा है संवृत। संवृत का अर्थ होता है बंद, अर्थात पूरी तरह जो अर्धसंवृत। अर्धसंवृत, अर्धविव्रत, फिर अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का अर्थ होता है आधा बंद, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा बंद करना पड़ता है, बोलने वाले को आधा मुख बंद करना पड़ता है, वो अर्धसंवृत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए, ओ और इसके पश्चात संवृत। संवृत, संवृत का अर्थ होता है बंद, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें या बोलने वाले को मुख बिल्कुल या लगभग बंद हो जाता है वो संवृत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत चार वर्ण होते हैं, ई, उ। तो छात्रों, एक ये आधार हो गया जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। इसके पश्चात है ओठों की प्रकृति के आधार पर। ओठों की प्रकृति के आधार पर। ओठों की प्रकृति, ओठों की प्रकृति का अर्थ होता है कि जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ किस स्थिति में होते हैं। और ओठों की स्थिति ये होती है कि हमारे ओठ कभी वृत्ताकार हो जाते हैं, कभी अर्धवृत्ताकार हो जाते हैं और कभी वृत्ताकार नहीं होते। तो इसके आधार पर भी तीन प्रकार के स्वर होते हैं। तीन प्रकार से उनका वर्गीकरण, स्वरों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है प्रसृत, सहज या अवर्तुल। प्रसृत, प्रसृत, सहज या अवर्तुल। अवर्तुल का अर्थ होता है कि उनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ वृत्ताकार नहीं होते
उनमें इ, ई, ए आए, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ वृत्ताकार नहीं होते। और दूसरा है वर्तुल। वर्तुल, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं वो वर्तुल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उ, ओ, आओ, ओ आओ। और इसके पश्चात अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल अर्थात ओठ हमारे ना ही वृत्ताकार होते हैं और ना ही अवृत्ताकार होते हैं, बल्कि अर्धवृत्ताकार होते हैं, वे अवर्तुल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ण है आ, जो ओठों की प्रकृति के आधार पर अर्धवर्तुल की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात स्वरों के वर्गीकरण का सबसे जो मुख्य आधार है, जो हमारी परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। मात्रा के आधार पर पहले वाले पार्ट में आपने जाना था, तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा इत्यादि उच्चारण अवयवों का जहाँ पर उपयोग होता है, और जब वर्ण का उच्चारण करते समय जिस उच्चारण स्थान से जो स्वर उच्चारित होते हैं उसके आधार पर, उन्हीं उच्चारण स्थानों के आधार पर उन स्वरों का नाम रख दिया जाता है। जैसे सबसे पहले जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है वो स्वर कंठ कहलाते हैं। तो कंठ के अंतर्गत कौन कौन से स्वर होते हैं? कंठ के अंतर्गत अ, आ और अह, इन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है। इसके पश्चात तालव्य, तालव्य जिनका उच्चारण तालु से होता है वो हैं इ, ई, मूर्धा, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है वो मूर्धन्य कहलाते हैं। और मूर्धा से उच्चारित होने वाला स्वर होता है री। ठीक है। कंठ, तालव्य और मूर्धा, कंठ से उच्चारित होने वाले अ, आ, अह, तालव्य से उच्चारित होने वाले इ, ई, और मूर्धा से उच्चारित होने वाला री। इसके पश्चात फिर है ओष्ठ। ओष्ठ, उ, इनका उच्चारण ओठ से होता है, इसलिए ये ओष्ठ कहलाते हैं। इसके पश्चात कंठ, तालव्य, कंठ तालव्य जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। इनमें आते हैं ए, आए, कंठौष्ठ, कंठौष्ठ, इनके अंतर्गत ओ, आओ, ये दो स्वर आते हैं, ये कंठौष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और फिर है नासिक। नासिक के वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नासिका होता है, और वो है अंग। तो इस प्रकार से ये आपका स्वरों का वर्गीकरण पूर्ण हुआ। इसके पश्चात अब बात हम करेंगे व्यंजन की। व्यंजन का परिचय, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण का आधार, इसके बारे में हम
जो वीडियो तीसरा पार्ट है उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।